हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एचएससी वर्ल्ड के अंदर, यानी कि एचएससी फील्ड के अंदर रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है एचएससी के अंदर, और ये एक तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है बहुत सारे लॉज के हिसाब से कि एम्प्लॉयर को, यानी कि कंपनी को अपनी जितनी भी वो जॉब दे आर कैरिंग आउट, उनके बारे में उनको रिस्क असेसमेंट करना है। ये रिस्क असेसमेंट होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देते हैं और हर एक स्टेप के अंदर क्या क्या उसके अंदर ख़तरा है, रिस्क क्या है, क्या हैज़र्ड्स है उसके अंदर, कौन लोग उससे हार्म हो सकते हैं, वो एक्टिविटी में क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जो है इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलरली एक टीम होती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ फोकस करना है कि रिस्क असेसमेंट का टेम्पलेट कैसा दिखता है और उसको हम लोग कैसे जो है बनाते हैं। तो ये आइए इस वीडियो में आगे हम बढ़ने से पहले एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट कैसी होती है। तो अभी स्क्रीन पे हम लोग रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट को, एक्चुअल जो रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये एक टाइपिकल रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट है। इसको हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट भी बोला जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसका अलग अलग नाम हो सकता है। कई जगह पे ओनली JHA जॉब हैज़र्ड एनालिसिस यूज़ करते हैं, कई जगह पे एक रिस्क असेसमेंट इसको बोलते हैं। लेकिन मकसद इसका जो है एक ही होता है कि आपकी जो एक्टिविटी है उसको आप स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसके अंदर वन बाय वन उस स्टेप्स में क्या क्या रिस्क हैं, हैज़र्ड्स क्या क्या हैं, कौन कौन आदमी हार्म हो सकता है या क्या क्या रिस्क उसके अंदर हो सकता है, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन जो है चेक करते हैं आखिर एक्चुअल में ये होता कैसे है। सबसे पहले इसका टाइटल होता है रिस्क असेसमेंट या हीरा इसको बोलते हैं। उसके बाद कौन सी डेट में ये असेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डेट आप डाल सकते हैं। लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लोकेशन का रिस्क असेसमेंट अलग हो सकता है और होना भी चाहिए आइडियली, क्योंकि हर लोकेशन पे जो रिस्क होता है एक एक्टिविटी को करने का वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं एक ब्राउन फील्ड के अंदर तो रिस्क जो है ज़्यादा हाई है। अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं ग्रीन फील्ड के अंदर तो आपका रिस्क जो है थोड़ा कम है। ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स होती हैं जहाँ पे ऑयल एंड गैस प्रोसेस होता है उनको ब्राउन फील्ड बोला जाता है, और जो नॉन ऑयल एंड गैस फील्ड्स होती हैं जैसे जहाँ पे ऑयल एंड गैस जो है प्रोसेस नहीं होता है उनको ग्रीन फील्ड बोला जाता है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लोकेशन पे जो है रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद इसके अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी के बारे में बात होती है कि इसमें अप्रूविंग अथॉरिटी कौन कौन है, तो उसमें उसके बारे में मेंशन करते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है कि आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी कौन कौन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट टीम, तो रिस्क असेसमेंट की एक टीम होती है एक्चुअली पर्टिकुलरली, और उसके अंदर जो आइडियल टीम होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक HSC रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, और एक एग्जीक्यूशन टीम का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और एक वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये आइडियल जो है रिस्क असेसमेंट टीम होती है। उसके अलावा आप वर्क एक्टिविटी, कौन सी वर्क एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी मेंशन है इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करने वाले हैं और जिसके बारे में रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं। तो टास्क, आइए पहले सीरियल नंबर हो गया एक कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो होती है, आप इंटरव्यू में भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि रिस्क असेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट के अंदर। तो आप उसको बता सकते हैं कि सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, उसके बाद एक्टिविटी होती है यानी कि टास्क होता है जो करने वाले हैं, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होती है। तो वन बाय वन हम इसको यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन टास्क या स्टेप जो है एक्टिविटी का वो यहाँ पे मेंशन है, साइट इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स जो है वो करना है, यानी कि हम काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल जो हमारा एंटायर जो है एक्टिविटी है, मेन टाइटल है। उसके बाद उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला है इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स क्या क्या है। तो इसके अंदर हैज़र्ड क्या क्या हो सकता है, हैज़र्ड का डिस्क्रिप्शन और उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि वो कैसे हो सकता है।
तो इसके अंदर देखिए मेंशन है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, डैमेज फ्लेक्सिबल केबल्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल कनेक्शंस वहाँ पे कोई लगा सकता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल काम शुरू करने की। तो डैमेज टर्मिनल पैनल्स जो है ख़तरा वहाँ पे हो सकता है, या सॉकेट डैमेज है वो भी एक ख़तरा है। बर्न्स या ट्रिपिंग ओवर, स्प्रेन्स, कट्स, सीरियस इंजरी इस तरह की हो सकती है। तो ये जब हम इलेक्ट्रिकल काम चालू करने वाले हैं उसमें अलग अलग खतरे आने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक्यूशन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, एबनॉर्मल कनेक्शन उसकी वजह से हो सकता है, यानी कि आपने एक सॉकेट है जिसको ओवरलोड कर दिया या उसके लिए कंपेटिबल कनेक्शन नहीं था वो लगा दिया, या टर्मिनल पैनल्स जो है वो डैमेज है या सॉकेट डैमेज है, ये भी एक ख़तरा वहाँ पे हो सकता है। बर्न्स यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक, जब यानी कि फायर अगर हो गया उससे बर्निंग हो सकती है, ट्रिप हो सकता है, यानी कि जो सर्किट है वो ट्रिप हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं उसके अंदर खतरे यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कौन कौन जो है हु और व्हाट माइट बी हार्म्ड। तो इलेक्ट्रिशियन जो जाहिर सी बात है जो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन है या वर्कर्स हैं साइट पे, वो सबसे पहले इंजरी उनको हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप हु, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि विजिटर्स बहुत सारे आते जाते हैं, जैसे रोड वर्क का अगर आप जो है रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो रोड वर्क पे हमेशा विजिटर्स जो है, पासर बाइज जो होते हैं, लोग राहगीर जो होते हैं, वो हमेशा वहाँ पे जाते रहते हैं, तो उनको भी खतरा होता है। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इनिशियल रिस्क, यानी कि उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस, जो अगर ये ख़तरा, ये रिस्क, अगर ये इंसिडेंट होता है इस खतरे की वजह से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें क्या होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रैम यूज़ करते हैं, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। वो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स 5x5, एक जनरल जो सिंपल मैट्रिक्स बता रहा हूँ, 5x5 होती है उसके अंदर, यानी कि 1 to 5 उसके अंदर रेटिंग होती है। वो जो रेटिंग उसमें बढ़ती चली जाती है, तो 1 to 5 नंबर्स देते हैं किस चीज़ को, उसमें देते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को और लाइक्लीहुड को। अब रिस्क, अगर आप बेसिक सेफ्टी के बारे में जानते हैं तो रिस्क आपको पता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड द सीवियरिटी, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन को जो है एचएससी के अंदर रिस्क बोलते हैं। तो रैम के बारे में हम बाद में एक वीडियो में ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ ताकि एक टॉपिक जो है पर्टिकुलर कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रैम से जो है रेटिंग लेके इसके अंदर डालेंगे। लाइक्लीहुड को 2 रेटिंग दिया है और कॉन्सिक्वेंसेस को 5 रेटिंग दिया है। अब इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक साइंस या कहें कि डेटा होता है कि आप 2 ही क्यों दे रहे हैं लाइक्लीहुड को, और कॉन्सिक्वेंसेस को आप 5 क्यों दे रहे हैं। तो इसमें 2, एक तो आपका अपना परसेप्शन भी यूज़ होगा कि आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक्यूशन जब आप शुरू कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी आप स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें अरेंज कर रहे हैं अपनी जगह, तो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम हैं? जाहिर सी बात है उतने नहीं होंगे जब आप शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए 2 रेटिंग दी है। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर एक्सीडेंट होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस हाई होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूशन अगर हुआ तो आप सोचिए कि हाई जो यानी कि आदमी को मर सकता है, यानी कि डेथ इंजरी, जो डेथ साइड पे डेथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है हाई है, लाइक्लीहुड लेकिन बहुत कम है। तो यहाँ पे जो आता है मैक्सिमम जो उसमें रेटिंग आ सकता है, 5x5 मैट्रिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 to 5 तो देते हैं मान लो कॉन्सिक्वेंसेस को, और 1 to 5 ही दे रहे हैं आप जो है लाइक्लीहुड को। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपने अगर 2 दिया लाइक्लीहुड को और कॉन्सिक्वेंसेस को 5 दिया, तो 2 into 5 इट्स 10, तो रेटिंग आपका 10 हो गया। अब 10 को जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है। 10 को आपने हाई लिखा है यहाँ पे, तो अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 जो है मीडियम भी हो सकती है, और 10 जो है वैसे यूजुअली जो है 9 के बाद जितनी भी रेटिंग्स आती है वो हाई में आती है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने जो है रिस्क असेसमेंट यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं कि रेटिंग हमने उसको दे दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है कि जो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, या कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। द मेन सोर्स ऑफ पावर शुड बी इक्विप्ड विद एन ELCB, एक हो गया। ओनली रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लीड्स टू बी यूज्ड ऑन साइट रादर देन ट्रेलिंग लीड्स ऑल ओवर द साइट। ओनली क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन मस्ट इंस्टॉल एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट्स प्लग्स मस्ट बी यूज। तो इस तरीके की ये लिस्ट है।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो है हमारे पास उनको हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये सारे एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स अवेलेबल हैं या अप्लाई करते हैं इनिशियल कंट्रोल्स, तो हमारा जो है कितना कंट्रोल होता है रिस्क का, यानी कि जो 10 हमारा हाई हो रहा है अभी तक बिना किसी कंट्रोल के, वो इन कंट्रोल्स के बाद उसकी रेटिंग कम हो जाएगी। तो कंट्रोल मेजर जैसे हमने इंप्लीमेंट किए तो नई रेटिंग्स आप दे सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे लाइक्लीहुड और कम हो गई है क्योंकि जो आपकी टीम है कॉम्पिटेंट है, उसके पास बराबर टूल्स हैं, बराबर मटेरियल है, तो इसलिए आपने उसको लाइक्लीहुड जो है और घटा दिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंस आपने नहीं घटाया क्योंकि आप देखें कि कॉन्सिक्वेंस इंसिडेंट अगर होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस वही होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे रेटिंग जो है 5 आ गई, जिसको मॉडरेट बोलते हैं। इस रिस्क असेसमेंट के अंदर एक चीज़ और होती है, आप इससे भी आगे जो हैं एडिशनल कंट्रोल कई बार दे सकते हैं। तो अगर मान लो आपको लगता है आपकी जो है रेटिंग के बाद 5 रेटिंग, या यहाँ पे अभी वहाँ पे मान लो 15 थी, आपने यहाँ पे लाइक्लीहुड को 3 दिया हुआ था, डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे रेटिंग जो है 15 आ रही थी। तो यहाँ पे आपने जब उसको रेटिंग दी, रेजिडुअल रिस्क आया जो आपका, वो आया मान लो 10 आ गया फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो उसके बाद आपको एडिशनल कंट्रोल, आपको एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसमें एडिशनल कंट्रोल आप देंगे। उसके बाद उसका रेटिंग अगर आप असेस करेंगे तो उसके बाद वो कम आ जाना चाहिए। तो ऐसे हमारा रिस्क असेसमेंट जो है बन जाता है। अब ये पहली स्टेप के बारे में था, इसी तरीके से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, ऐसे नीचे इसमें चलते चले जाते हैं और हमारा रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वर्किंग एज ए HSC प्रोफेशनल फॉर मोर देन 10 ईयर्स इन ऑयल एंड गैस, मैंने बहुत सारे रिस्क असेसमेंट का एक्सपोजर किया है और उनको बनाया है, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी जो है लोग करते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम है उसमें इन्वॉल्व होती है वो अपना अपना इनपुट देते हैं। थैंक यू।